कहानी की शुरुआत यांग नाम के एक वॉरियर से होती है जो सैड फ्लूट कबीले का एक मेंबर था। यहाँ पर यांग उनके दुश्मन कबीले के मास्टर को मारने आया हुआ था। पहले तो यांग दुश्मन कबीले के योद्धाओं को बड़ी आसानी से मार गिराता और फिर उस कबीले के मास्टर को भी बड़ी आसानी से टपका देता है। तब यांग को यहाँ उस दुश्मन कबीले के मास्टर की एक मासूम सी बच्ची दिखती है जिसे यांग मारने का सोचता है, लेकिन उस बच्ची की प्यारी सी मुस्कान देखकर उसका दिल पिघल जाता है। अब क्योंकि यांग के दिल में इतनी भी नफरत नहीं भरी थी कि वो एक छोटी सी बच्ची को मार दे, इसलिए वो उस बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगता है। यांग जानता था कि उसके कबीले यानी सैड फ्लूट के योद्धा उस बच्ची को मार डालेंगे क्योंकि वो तो दुश्मन की औलाद है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर आगे चलता है तो वहाँ पर उसके कबीले के योद्धा उस बच्ची को मारने का ट्राई करते हैं और उस बच्ची की जान बचाने के लिए यांग को अपने ही लोगों की जान लेनी पड़ती है। वो एक एक करके अपने कबीले के योद्धाओं को मार कर वहाँ से अमेरिका के एक छोटे से शहर लॉर्ड में अपने पुराने दोस्त इस्माइली के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद आखिरकार वो लॉर्ड सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पर आधे से भी ज्यादा मकान टूटे पड़े थे और उस शहर में लोग भी बहुत कम थे। यहाँ पर सबसे पहले यांग की मुलाकात रॉन नाम के एक आदमी से होती है जो फूकने के मामले में बॉलीवुड वालों को भी बाप था। तभी वहाँ पर रेड बुल का छोटा भाई एड बुल आता है। यांग उसे अपने दोस्त की फोटो दिखाकर उसका एड्रेस पूछता है, जिस पर एड बुल उसे बताता है कि आपका दोस्त तो 3 साल पहले ही टपक चुका है और वो तो यहाँ लॉन्ड्री चलाता था। एड बुल उसे लॉन्ड्री तक पहुँचाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं उस लॉन्ड्री में यांग की मुलाकात लिन नाम की एक लड़की से होती है जो अब तक उस लॉन्ड्री को चला रही थी। लिन पूछती है कि तुम इस्माइली को कैसे जानते हो। यांग उसे बताता है कि इस्माइली मेरे बचपन का लंगोटिया यार था। तभी लिन कहती है कि क्या तुम अपनी बेटी के साथ अकेले आए हो इसकी माँ की तरह, जिस पर यांग उसे बोलता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, इसके पेरेंट्स तो टैब बोल चुके हैं। ये सुनकर लिन को काफी दुख होता है, इसलिए वो उस बच्ची का नाम अप्रैल रखती है। लिन कहती है तुम यहाँ रह सकते हो लेकिन तुम्हें लॉन्ड्री के कामों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। यांग कहता है कि मुझे लॉन्ड्री फॉन्ड्री का ये सब काम नहीं आता। तो लिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। अगले दिन यांग उस लॉन्ड्री में बैठा था, तभी वहाँ कुछ लड़के आकर उसको अपने कपड़े देते हुए कहते हैं, अबे सुन बे चिकने, हमारे कपड़ों को रगड़ रगड़ को धोइयो वरना हम तुझे धो डालेंगे। लेकिन उनको ऐसा करता देखकर रेड बुल आकर उनके गोटे दबाकर उन्हें वहाँ से भगा देता है और यांग को डिनर के लिए अपने साथ ले जाता है। रास्ते में यांग लिंक को निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखता और फिर वो सभी खाना खाने के लिए आगे चले जाते। अब ऐसे ही यांग धीरे धीरे खुद को यहाँ के माहौल में ढालने लगता है। लिन के साथ लॉन्ड्री में हेल्प करवाता, उन लोगों के साथ खेलता कूदता और इतना ही नहीं, वो इस बंजर रेगिस्तानी जमीन पर फूलों का एक बगीचा बनाने लगता है जिसमें सभी लोग उसकी हेल्प करते हैं और कुछ महीनों बाद उसके बगीचों में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल उग जाते हैं। वहीं सभी लोग उस छोटी सी बच्ची को भी बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर रहते हुए अब यांग समझ जाता है कि किसी भी चीज को मिटाना कितना आसान होता है, लेकिन वहीं उसी चीज को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है। जस्ट लाइक रिस्पेक्ट, बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और गवाने के लिए एक दिन ही काफी होता है। एक दिन जब यांग एट बुल के साथ कार्ड खेल रहा होता है तो वो लिन को 1 साल के बच्चे की कब्र पर फूल चढ़ाता हुआ देखता है, जिससे वो एट बुल से पूछता है कि वो किसकी कब्र पर फूल चढ़ा रही है। तो एट बुल उसे बताता है कि जब लिन 16 साल की थी तो एक कर्नल नाम का डाकू अपनी गैंग के साथ इस शहर में घुसकर लोगों को लूटता और मारता था। वो डाकू 1 नंबर का चमड़ी है। वो साला शहर में जितनी भी लड़कियां होती थी उनको एक कतार में खड़ा करके उनके दांत चेक करता था और जिस लड़की के दांत साफ सुथरे और पूरे 32 होते वो उनके साथ मजदूरी करता। आगे एट बुल बताता है कि उस दिन कर्नल ने अपने इस हवस के नंगे नाच के लिए लिन को ही चुना था। वहीं लिन के माँ बाप और उसके छोटे भाई को कर्नल के लोगों ने पकड़ रखा था। जब लिन को कर्नल के पास ले जाया जाता है तो वो मौका पाकर वही पक रहे गर्म तेल वाले खाने को कर्नल के मुंह पर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। लिन के किए इस कांड के बाद कर्नल के फेस की बसंती हरी हो जाती है, जिससे कर्नल आग बबूला होकर बाहर आता और भागती हुई लिन पर गोली चलाकर उसे टहला देता है। लिन के फादर उसके पास भागते हुए आते हैं तो कर्नल उन्हें और लिन की माँ के साथ साथ उसके छोटे भाई को भी टपका देता है और ये सब लिन की आंखों के सामने ही हो रहा था। इसके बाद कर्नल अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला गया। फिर जब हम लिन और उसके परिवार को दफनाने गए तो लिन की सांसें उस वक्त चल रही थी, जिससे हम उसे घर ले आए और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। लेकिन तभी से लिन ने ठान लिया कि वो कर्नल को मारकर अपने परिवार और उन सभी लड़कियों का बदला जरूर लेगी जिनके साथ कर्नल ने गलत काम किया था। वो काफी समय से एक बेहतर निशानेबाज बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें बार बार फेल हो जाती। लिन कहती है कि शायद मेरे हाथों में वो निशानेबाज वाला हुनर ही नहीं है, जिस पर यांग उससे बोलता है कि गलती तुम्हारे हाथों की नहीं, ठीक से तुम्हारे फोकस ना करने की है। अब यांग लिन को निशाना लगवाने की प्रैक्टिस करवाता है। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर खुद टारगेट बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है लिन से कि फोकस अपने टारगेट पर ही रखो। जिसके बाद जब लिन निशाना लगाती है तो उसका हर निशाना सही जगह पर जाकर लगता है। ये देखकर लिन बहुत खुश हो जाती है और यांग को थैंक्स बोलती है। उसी रात लिन यांग
को बताती है कि स्माइली ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम सैट फ्लूट कबीले के योद्धा हो और एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगे। वो उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये कबीला ज्वाइन किया ही क्यों, जिस पर यांग बताता है कि बचपन में जब एक दिन मैं अपने पिता के साथ हमारे खेतों में काम कर रहा था तब वहाँ पर एक कबीले का योद्धा आया और उसने अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए मेरे पिता की मेरी आंखों के सामने ही गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसी दिन से मैंने दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा बनने का डिसाइड कर लिया। इसके बाद यांग लिन को अपनी तलवार दिखाता है जो म्यान के साथ पूरी तरह सील पैक थी। यहाँ पर यांग उसे अप्रैल के बारे में भी सब सच बता देता है और कहता है अगर मैंने इस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो इस तलवार से मैंने जितने भी लोगों को मारा है उन सभी की आत्माएं रोने लगेंगी, जिनकी आवाज सुनकर मेरे कबीले यानी सैंड फ्लूट के योद्धा यहाँ पर अप्रैल को मारने के लिए आ जाएंगे। इसके बाद यांग लिन को कई दिनों तक तलवार बाजी सिखाता और फिर क्रिसमस का दिन आ जाता है जिसे ये लोग बहुत ही खुशी के साथ नाचते गाते हुए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कर्नल अपने आदमियों के साथ वहाँ पधार पड़ता है और उन सभी लोगों की भुंड में उंगली करने लगता है। वो लोग जोकर बने हुए आदमी के सिर पर पानी की बाल्टी रखकर उस पर शूट करते हैं, जिसके बाद कर्नल उसके सर पर एक ग्लास ट्रिप रख देता है और जैसे ही वो उस गिलास को शूट करने वाला होता है तभी वहाँ रॉन नशे की हालत में आकर पहले तो उस ड्रिंक को पीता है और फिर कर्नल का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कर्नल को काफी गुस्सा आता है। वो अपने एक आदमी को कहता है कि इस कुत्ते को घोड़े के पीछे बांध कर एक घसीटते हुए एक चक्कर लगा के मेरे पास वापस लेकर आओ। अब कर्नल शहर की सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके सबके दांत चेक करने लगता है। इसी दौरान उसे एक औरत के दांत साफ सुथरे और पूरे दिखते हैं, लेकिन वो शादीशुदा थी इसलिए कर्नल उसे उसके पति के साथ ही गोली मारकर उड़ा देता है। तभी कर्नल की नजर उनकी बेटियों पर पड़ती है। वो अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को अच्छे से नहला सजाकर मेरे पास लेकर आओ, पर उन दोनों की जगह लिन अच्छे से सज धज कर कर्नल के पास आती और जब कर्नल के आदमी वहाँ से चले जाते हैं तो लिन अपना चाकू निकालकर धीरे धीरे कर्नल की तरफ बढ़ने लगती है और जब वो कर्नल को मारने ही वाली होती है तो कर्नल पहले से ही उस पर गन पॉइंट करके खड़ा था। वो कहता है कि मैं तेरी खुशबू को पहले ही पहचान गया था जाने मन कि तू 16 साल पहले वाली वही लड़की है। वहीं एडपुल भागता हुआ यांग के पास आकर उसे बताता है कि लिन अकेले ही कर्नल को मारने के लिए चली गई है। अब लिन को बचाने के लिए यांग को अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालनी ही पड़ती है, जिससे सैट फ्लूट के मास्टर को यांग के बारे में पता चल जाता है और वो बड़ी तेजी से अपने योद्धाओं के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं लिन को कर्नल के आदमियों ने पकड़ रखा था और कर्नल उसके साथ मजदूरी करने ही वाला होता है कि तभी यांग वहां आकर सबको एक झटके में टमाटर प्याज की तरह काट देता है। यांग कर्नल को भी मारने वाला होता है, लेकिन लिन उससे कहती है कि नहीं, इसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। उन दोनों की इस बातचीत का फायदा उठाकर कर्नल लिन को ढाल बनाकर विंडो से नीचे कूद जाता और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने लगता है। तभी लिन उस पर चाकू से वार करके उसे वहीं टहला देती है, लेकिन वो कर्नल नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। कर्नल तो पहले ही उनको काट कर वहाँ से भाग चुका होता है, जिसके बाद यांग उनको कहता है कि मेरी तलवार म्यान से बाहर आ चुकी है, इसलिए मेरे कबीले के लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा वरना तुम सब खामखा मेरी वजह से मारे जाओगे। ये सुनकर एडपुल कहता है कि कर्नल यहाँ से जा चुका है और वो अब अपने पहले से भी ज्यादा आदमी लेकर हम लोगों को मारने जरूर वापस आएगा और अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम कर्नल का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी एक आदमी बोलता है कि हम बिना हथियार के तो कर्नल का मुकाबला वैसे भी नहीं कर पाएंगे, जिस पर एडपुल रॉन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके पास कुछ खास है। इसके बाद रॉन उनको अपनी वाइफ की कब्र खोदने को कहता है और उनकी वाइफ की कब्र में उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं। दरअसल रॉन की वाइफ ने मरते टाइम उससे एक प्रॉमिस करवाया था कि वो जिंदगी भर कभी भी हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन अब मजबूरी में रॉन को ये प्रॉमिस तोड़ना ही पड़ता है, जिसके बाद वो सभी लोग उन बंदूकों को चलाने की प्रैक्टिस करते हैं। अगले दिन कर्नल बहुत सारे आदमियों के साथ उनकी तरफ आ रहा होता है। इधर यांग तलवार निकालकर उनके सामने खड़ा था, वहीं रॉन एक ऊंचे टावर पर उन पर निशाना साधे खड़ा होता है। अब जैसे ही कर्नल अपने आदमियों के साथ शहर में एंटर होता है तभी रॉन शूट करके वहां ब्लास्ट कर देता है, जिससे कर्नल के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं और चारों तरफ धुआं फैलने की वजह से यांग एक एक करके सभी आदमियों को मारने लगता है। रॉन भी उनको शूट करके मार रहा होता है, जिससे कर्नल अपने आदमियों को रॉन को मारने के लिए टावर पर भेजता है, लेकिन कर्नल के आदमी वहां पहुंचते उससे पहले ही रॉन रस्सी के सहारे वहां से नीचे उतर जाता है। तभी उस जगह पर रॉन का लगाया हुआ डायनामाइट भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कर्नल के कुछ और आदमी मर जाते हैं। इसी बीच वहां सैट फ्लूट का मास्टर अपने योद्धाओं के साथ एंट्री करता है, जिन्हें देखकर सभी लोगों की फट जाती है, लेकिन यांग एडपुल और लिन को कहता है कि तुम अप्रैल को लेकर किसी सेफ जगह पर चले जाओ। इसके बाद कर्नल के आदमी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। कर्नल के लोग शहर के लोगों के साथ सैट फ्लूट के योद्धाओं को भी शूट करने लगते हैं, पर सैट फ्लूट के लोग इतने थे कि वो कर्नल के लोगों को अपनी आजकल की लड़कियों से भी तेज तलवारों से काटना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ योद्धा अप्रैल को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं, जिससे यांग, लिन और
अप्रैल को बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ता हुआ अपने ही कबीले के योद्धाओं से लड़ता है। यांग को इस तरह से लड़ता देख सैड फ्लूट का मास्टर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद लिन अप्रैल को बचाने के लिए एक घर में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर भी कबीले के लोग आकर यांग से लड़ने लगते हैं। ये देखकर लिन एट बुल को अप्रैल को पकड़ा कर कहती है कि तुम अप्रैल को यहाँ से लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, और फिर वो खुद तलवार उठाकर सैड फ्लूट के योद्धाओं से लड़ने लगती है। सैड फ्लूट के योद्धाओं को मार के जब वो दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें एट बुल घायल दिखता है। एट बुल उन्हें बताता है कि कर्नल उसे अप्रैल को छीन कर वहाँ से भाग गया, और इतना कहकर वो वहीं टै बोल जाता है। वहीं दूसरी साइड कर्नल अप्रैल को उठाकर एक घर में घुसकर अपने आदमियों को बाहर उसकी सुरक्षा के लिए तैनात कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर सबसे पहले सैड फ्लूट के लोग अप्रैल को मारने आते हैं, लेकिन कर्नल के आदमी ऑटोमेटिक मशीन गन से उन सभी को चैन की नींद सुला देते हैं। इसके कुछ देर बाद यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है, और तभी यांग यहाँ आकर कर्नल के आदमियों को बहुत बुरी तरह पेलता है। वो रूम में कर्नल के पास जाता है जहाँ कर्नल ने अपनी गन अप्रैल पर तान रखी थी। तभी कर्नल अचानक अप्रैल पर शूट कर देता है, लेकिन यांग फ्लैश की स्पीड से भी तेज अपनी तलवार से गन की गोली को बीच से ही काट देता है। यांग की इस फुर्ती को देखकर कर्नल का तो मुंह निकल जाता है, जिसके बाद यांग अप्रैल को छुड़वा कर कर्नल को मारने का मौका लिन को देता है। अब लिन और कर्नल के बीच तगड़ा वाला जूता बाजता है। यहाँ पहले तो लिन कर्नल का झेल नहीं पाती, वार नहीं झेल पाती, लेकिन अब वो कर्नल की भुस्सी भर देती है। अब जब वो दोनों रूम से बाहर आते हैं तो उन्हें सैड फ्लूट का मास्टर खड़ा दिखता है। वो यांग से कहता है कि तुम इस बच्ची को कैसे बताओगे कि तुमने ही इसके माँ बाप को मारा था? तुम्हें तो इस दुश्मन की बच्ची को अपने ही हाथों से मार देना चाहिए। लेकिन यांग यहाँ ऐसा करने की जगह अपने ही गुरु से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फाइनली अब इन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है। सैड फ्लूट का मास्टर यांग को तगड़ी टक्कर देता है, लेकिन हीरो तो हीरो हो वैसे, इसलिए एंड में यांग मास्टर की लाइफ बना देता है। मरने से पहले सैड फ्लूट का मास्टर यांग से कहता है कि तुम इस बच्ची को जहाँ पर भी लेकर जाओगे सैड फ्लूट के योद्धा तुम्हें ढूंढकर मार डालेंगे। जिसके बाद यांग लिन के पास आता है जो अप्रैल को गोद में उठाए हुए थी। यांग उससे कहता है कि अप्रैल का ख्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज सैड फ्लूट के लोग सिर्फ मेरी तलवार के जरिए ही अप्रैल तक पहुँच सकते हैं। फिर इतना कहकर यांग उन सब से बहुत दूर निकल जाता है। कुछ महीनों बाद वो एक बर्फीली जगह पर होता है। तभी वहाँ सैड फ्लूट के योद्धा आ जाते हैं, जिससे यांग भी अपनी तलवार में से बाहर निकालकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो बताना जरूर कमेंट करके, और हाँ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।